चंद्रयान-3 आखिरी लूनर फेज में इसरो ने कर दिया कमाल। चंद्रयान-3 रचेगा इतिहास, रशिया करेगा इंतजार। दोस्तों, जिस तरह से आप चंद्रयान को फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से इसरो भी चंद्रयान को जी जान से सेफ लैंडिंग कराने में लगा हुआ है। दोस्तों, चंद्रयान जब अकेला जा रहा था तो सबको लग रहा था कि वही पहुंचेगा चंद्रमा पर, लेकिन अब उसके पीछे पीछे रशिया भी अपना मिशन लॉन्च कर बैठा है और वो भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंचने की फिराक में है। लेकिन चंद्रयान ने भी क्या कमाल किया है, अब लूना 25 जो रशिया का मिशन है वो रेस से बाहर हो गया है। यानी जो रेस रशिया भारत के साथ लगाने की कोशिश कर रहा था वो खुद ही उससे बाहर हो गया है, क्योंकि चंद्रयान ने आखिरी लूनर फेज में अपनी रणनीति ही बदल दी है। चंद्रयान-3 चंद्रमा के सरफेस के बेहद करीब पहुंच गया है। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान-2 के फेल होने की पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी लोगों को नहीं दी थी। ये डिटेल केवल उसी देश के पास हो सकती है जिसने हाल ही में चंद्रमा के साउथ पोल पर फार साइड पर उतरना अटेम्प्ट किया हो। किसी और देश या स्पेस एजेंसी के पास ये डेटा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है, चंद्रयान-2 मिशन फेल होने के बाद भी उसका ऑर्बिटर पूरी तरह से काम कर रहा है और ये दुनिया के सबसे हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस है और उसके पास मौजूद है चांद की सबसे बेस्ट तस्वीरें और चांद की सतह का पूरा कच्चा चिट्ठा। ऐसी सिचुएशन में रूस को डिसएडवांटेज मिलने वाला है और दूसरा, उसे चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने का पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। भले ही 47 साल पहले वो कितना ही जबरदस्त क्यों ना रहा हो, लेकिन आज के समय में रशिया चाइना से भी पीछे रह गया है। हाल ही में इसरो चीफ सोमनाथ ने इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ बेंगलुरु में एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर के वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुए थे और इसमें दिखाया गया है कि कैसे चंद्रयान-2 फेल हुआ और चंद्रयान-2 ही चंद्रयान-3 का रास्ता आसान कर रहा है। चंद्रयान-2 ही चंद्रयान-3 को हर कदम कदम पर रास्ता समझा रहा है। चंद्रयान-2 के साथ क्या हुआ था लैंडिंग के दौरान, आइए समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रयान-2 चंद्रमा की तरफ सही दिशा में जा रहा था। चंद्रयान-3 आज की तारीख में चंद्रमा के चक्कर काट रहा है, तो एक सर्कुलर मूवमेंट, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है। चंद्रमा के इर्द गिर्द अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और एक वर्टिकल वेलोसिटी है। अब हम उसकी स्पीड कम करेंगे, उसकी घूमने की स्पीड कम करेंगे तो वो साइड बेस तो मूव करेगा ही, साथ ही स्पीड कम होने की वजह से धीरे धीरे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी बढ़ने लग जाएगी। यानी वो चांद की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण अपना काम करना शुरू कर देगा, वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसके ऊपर से नीचे गिरने की जो परिधि है, जिस परिधि में वो घूम रहा है, उसका घेरा धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे चंद्रयान-3 चांद के करीब आता जाएगा। दोस्तों, स्पीड कम करने को डी बूस्टिंग कहा जाता है और डी बूस्टिंग होती है ऑर्बिट छोटा होने लगता है और यान सतह के पास जाने लगता है और इसे डी ऑर्बिटिंग कहते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको यान को सतह के पास लेकर जाना है तो उसके लिए आपको उसकी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, उसके घूमने की रफ्तार को कम करना पड़ेगा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करे, वो धीरे धीरे उसका साइड बेस घूमना कम होगा और जब साइड बेस घूमना कम होगा तो ऑटोमेटिक ही चंद्रमा की ग्रेविटी उसको नीचे की ओर पुल करेगी और ऑर्बिट अपने आप छोटा होने लग जाएगा। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन बहुत मायने रखता है। ओरिएंटेशन कहने का मतलब है, पहले जो चक्कर काट रहा था वो हॉरिजॉन्टल है, उसे नीचे आते समय वर्टिकल करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी लम्हा था चंद्रयान के लिए और जब वो 30 किलोमीटर की हाइट पर था तो उसे 7 से 8 किलोमीटर की हाइट तक उसे लाया जाना था, जिसे रफ ब्रेकिंग फेज कहते हैं। इसमें वो आराम से आना था और इस समय न तो उसके कैमरे सही से काम करते हैं, इसके जो कैमरे हैं वही इसकी आंखें भी हैं, यही इसको पूरी सतह की जानकारी देते हैं। इसकी इंद्रियां हैं, वही जितनी इंफॉर्मेशन खींचेंगे उसी इंफॉर्मेशन को रीड करके कहाँ उतरना है ये उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ़िगर करेगा। यान की सतह की कितनी दूरी है ये सभी जानकारी चंद्रयान के लैंडर को देता रहेगा। अब उस समय वो चीज काम नहीं करती, बल्कि इनर्शियल वेलोसिटी सिस्टम काम करता है और वो बताते हैं कि नीचे उतरने में उसकी स्पीड कितनी रखनी चाहिए। फिर ये फेज पूरा होता है जब 8 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। उसके बाद 8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर में आना पड़ता है, 5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर और उसके बाद फाइनल ब्रेकिंग फेज शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर आकर फाइनल ब्रेक लगाए जाते हैं, इसकी घूमने की गति को रोका जाता है। अब ये पावर्ड ब्रेक फेज होता है, जहाँ 8 किलोमीटर की हाइट से नीचे की ओर आना होता है और इसे पावर्ड ब्रेकिंग फेज भी कहा जाता है।
जब थ्रस्टर्स शुरू हो जाते हैं और जब लूनर ग्रेविटी चंद्रयान को अपनी तरफ खींचती रहती है, तभी अपने थ्रस्टर्स को अपोजिट साइड यानी सरफेस की तरफ अपने गिरने की स्पीड को कम करता जाता है। यानी कि इसके थ्रस्टर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। हम 0 की स्पीड में पहुंचना है, तभी हम लैंड कर पाएंगे। अब यहाँ पर कैमरा कोस्टिंग फेज चलता है। जब ये 8 किलोमीटर की हाइट पर चंद्रयान 2 पहुंचा, तब इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अब ये चक्कर न काटे, अपने आप को ओरिएंट न करे अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो उसमें एक ऑटो फोकस वाला और एक खुद से फोकस वाला मैनुअल सिस्टम होता है। ऑटो फोकस थोड़ा टाइम लेता है और उसको जिस चीज पर फोकस करना होता है वो ऑटोमेटिकली फोकस कर देता है, वरना आपकी उंगलियों से फिक्स रिंग को घुमाकर उसे फिक्स करना पड़ता है। इसे कैलिब्रेशन कहते हैं। ये कैलिब्रेशन उस कैमरे को भी करना पड़ता है, हालांकि वो काफी हाईटेक होता है और बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से करता है, और उसके लिए भी टाइम लगता है। टाइम मतलब नैनो सेकंड को भी हम यहाँ पर टाइम ही काउंट करेंगे। कैलिब्रेशन यहाँ पर उसकी इंद्रियों को साधना पड़ेगा। अगर वो कैमरा काम नहीं करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या है। कैमरे का 3D मॉडल बनाकर उसके अंदर लगे ऑनबोर्ड प्रोसेसर लगे हैं, वो उसकी 3D मॉडल बनाकर स्टडी करता है। यहाँ रफ कम है, यहाँ लाइट ज्यादा है, यहाँ उतरते हैं, ऐसा पूरा कैलिब्रेट करता है। यहाँ पर सिर्फ कैमरे का लेंस कैलिब्रेट नहीं करता, बल्कि यहाँ कैलिब्रेशन लेजर भी होता है। लेजर मार्क करके चेक किया जाता है कितना डिस्टेंस है। लेजर को भी कैलिब्रेट करना पड़ता है, रेडियो सिग्नल को भी कैलिब्रेट करना पड़ता है, रेडियो वेलोसिटी मैपर भी इसके अंदर रहता है। तीनों चीजों को कैलिब्रेट करने के चक्कर में इसरो ने चंद्रयान 2 में एक काम किया था कि उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड यानी उसको आगे पीछे ऊपर नीचे टिल्ट करना, अलग अलग एंगल को एल्टीट्यूड कहा जाता है, और उसकी एल्टीट्यूड को लॉक कर दिया था ताकि एक ही डायरेक्शन में चंद्रयान 2 बना रहे। उसका जितना भी सिस्टम है उसमें एक लिमिट कर दी थी 8 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में। इस चक्कर में उसका फोर्स बिगड़ गया, क्योंकि जहां उसका इंजन लगाया गया था उसने जरूरत से ज्यादा वहां पर फोर्स पैदा कर दिया। इसलिए इस बार एक इंजन को कम कर दिया गया है। अब उस इंजन ने ज्यादा फोर्स पैदा कर दिया था, जबकि कैलिब्रेशन के लिए लिमिटेशन डाल दिए गए थे। तो चंद्रयान खुद से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया और वो वैसे ही चलते हुए अपने तय पाथ से टकरा गया। उसके बाद जब वापस 4 किलोमीटर के बाद उसकी लिमिटेशन को हटाकर वापस उसको अपने आप को सही करने का मौका मिला, तब तक काफी देर हो गई थी। उसको वहां पर भी लिमिटेशन दी गई थी कि 1 सेकंड में इतनी ही रोल वो करेगा, यानी कि अगर वो स्पेस में घूमने भी लग गया तो उसे इतना डिग्री ही 1 सेकंड में करेक्ट करने की अथॉरिटी दी गई थी। लेकिन यहाँ वो खुद ही चक्कर काटने लगा और अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाया, और ऐसी स्थिति में क्रैश लैंड हुआ। और ये इन्फॉर्मेशन इसरो के पास है। इसरो ने ही चंद्रयान 2 को उतारा था और इन सारी चीजों को उन्होंने ही हैंडल किया था। साउथ पोल वो फार साइड है जहां डायरेक्ट रेडियो सिग्नल पहुंचना बहुत मुश्किल है, और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वहां का चक्कर काट रहा है। उसको हम ब्रेकअप रिले कम्युनिकेशन सेंटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल भी उसके साथ जाएगा, जो कि कम्युनिकेशन का काम करेगा। इस बार चंद्रयान 3 में पहले के मुकाबले कई बदलाव किए गए हैं और उसे सारे तरीके से लेस कर दिया गया है। चाहे 8 किलोमीटर का कैमरा कोस्टिंग फेस हो या फाइन ब्रेकिंग फेस हो, चंद्रयान को पूरी अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने आप को जितना चाहे एडजस्ट कर सकता है। और साथ ही एक इंजन को इस बार कम कर दिया गया है। चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे, इस बार केवल 4 इंजन दिए गए हैं ताकि ज्यादा थ्रस्ट पैदा ना हो और उसकी लैंडिंग में कोई अड़चन पैदा ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 इस बार सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा? रशिया समेत पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।